बैंक या एनबीएफसी कंपनी से किसी भी तरह का कोई भी लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का सीसी लिमिट, ऑडी लिमिट या अन्य किसी तरह का लोन लेते हैं। सिर्फ गोल्ड लोन में बैंक चेक नहीं लेता और क्रेडिट कार्ड में बैंक एज ए सिक्योरिटी चेक नहीं लेता। बाकी किसी भी तरह का आप लोन लेते हैं तो बैंक एज ए सिक्योरिटी आपसे चेक लेता है। पहले कोई 2 लेते हैं, कोई 4 लेते हैं, कोई 1 लेते हैं। हाँ, अगर आपने ऑनलाइन लोन लिया है, ऑनलाइन ही अप्रूवल मिली है, तो चेक वो नहीं लेते। उसमें क्या होता है कि या तो वो कैंसिल चेक काटा मार के भैया आपने फोटो भेज दी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैंसिल चेक के ऊपर चाहे आपने हार्ड कॉपी भी किसी को दे दी, उसके भी आप पे कोई आपके ऊपर चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। या आपने सिर्फ अपने चेक की फोटो स्नैप खींच के उनके पास सेंड कर दी, व्हाट्सएप कर दी या मेल कर दी, उसके भी आप पे भी कभी भी चेक बाउंस का केस नहीं हो सकता। जब तक आपने उसको भरा नहीं, उसमें अपने साइन नहीं किए, तब तक वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब कैंसल चेक पे कई आदमी कहते हैं कि सर कैंसल चेक पे भी साइन करने की जरूरत है क्या, या कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी का एजेंट बोल रहा है कि भाई इस पे भी साइन करें। अरे भाई, कैंसल चेक पे कभी भी साइन करने की जरूरत नहीं। कैंसल चेक है किस लिए? वो कैंसल चेक का मतलब है पहचान के लिए है कि भाई ये अमरदीप कादियानी लोन ले रहा है, क्योंकि उसमें लिख रहा है यार अमरदीप कादियानी, उस पर प्रिंट है चेकबुक के ऊपर, जो मेरी चेकबुक है। तो इसलिए कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी नाउ यूर कस्टमर अपने ग्राहक के बारे में जानना चाहती है, इसलिए वो आपसे चेक लेती है। लेकिन अगर आपने उनको चेक दे रखा है, या बहुत से आदमियों ने प्राइवेट लेंडर, या जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में प्राइवेट फाइनेंसर भी बोलते हैं, जो 2-4 लाख किसी को उधारे देते हैं या 10 लाख भी देते हैं या 10-20-50 हज़ार रुपये देते हैं और चेक ले लेते हैं एज ए सिक्योरिटी। तो उनसे बचाव का क्या तरीका है, या बैंक या एनबीएफसी कंपनी से बचाव का क्या तरीका, अगर आप चेक दे चुके हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपने किसी प्राइवेट आदमी से जिसके पास आरबीआई से कोई लाइसेंस नहीं है, या ज्यादातर साहूकारी लाइसेंस भी नहीं होता इनके पास, जो 2-4-10-5 लाख रुपए लोगों को उधारे देते हैं और चेक ले लेते हैं, उनके पास साहूकारी लाइसेंस नहीं होता। साहूकारी लाइसेंस के बिना किसी को पैसे उधार देने अलाउड नहीं है, और ना ही उनके पास पक्के के पैसे होते हैं, 2 नंबर के बोलते हैं, कच्चे के पैसे होते हैं उनके पास। वो क्या करते हैं, कैश में ही दे दिए और कैश में ले लिए। हमारे देश का कानून ये कहता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक, जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 20,000 रुपए तक उसको कैश दे सकते हैं, फिर चाहे वो 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। आपने 10 करोड़ भी अगर बयाना देना है, एग्रीमेंट करना है, तो वो ऑनलाइन देने पड़ेंगे, चेक देना पड़ेगा, डीडी देना पड़ेगा, आरटीजीएस करना पड़ेगा उसके अकाउंट में, ताकि वो सरकार की नजरों में आ सके। अगर आप 20,000 से ज्यादा किसी को दे रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते टाइम, या ले रहे हैं, वो गैर कानूनी है। इसके अलावा कोई भी आदमी अगर आपको 2 लाख या 2 लाख रुपए से ज्यादा उधार दे रहा है कैश में, तो वो भी गैर कानूनी है। फिर चाहे उसने 500 चेक ले रखे हो आपसे, वो उसके कच्चे के पैसे हैं, 2 नंबर के पैसे हैं, वो लेने भी अलाउड नहीं है और देने भी अलाउड नहीं है। ये तो ऐसा हो गया भाई, किसी ने आपको स्मैक बेच दी, अब आपने खरीद ली, अब आपने उसके स्मैक के पैसे नहीं दिए। अरे भाई, वो पहले ही गैर कानूनी काम कर रहा है, स्मैक बेच रहा है, आपने खरीद लिया, आपने भी गैर कानूनी कर दिया। अब नहीं भी पैसे देगा तो कानूनी रूप से पैसे नहीं ले सकता अपने, क्योंकि वो पहले ही गैर कानूनी काम कर रहा है। अगर आपको किसी ने 10 लाख रुपए दिए और वो दे दिए कैश में, ऐसे बहुत से हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बहुत से कमेंट आते हैं कि सर हमने प्राइवेट फाइनेंसर से ले रखे हैं। अगर कैश में ले रखे हैं तो वो पैसा कानूनी रूप से आपसे वापसी नहीं ले सकता। इसके अलावा कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी से ले रखे हैं तो उन्होंने तो भाई कानूनी रूप से ही आपको पैसे दे रखे हैं, उन्हें कैश तो दिए नहीं, या तो आरटीजीएस करा होगा या चेक दिया। वैसे तो आजकल आरटीजीएस का ही जमाना, आरटीजीएस ही करें, या चेक दिया होगा, कभी पहले लिया होगा तो भाई चेक तो भी दे होते, या डीडी तो कोई बना के देता नहीं, कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी वाला आज तक मैंने देखा नहीं भाई डीडी बना के जो किसी को लोन देते हो।
तो आज के टाइम में तो आरटीजीएस या चेक, बस दो ही चीज है। तो उनके पास तो सारे ही रिकॉर्ड है और उनके पास जो पैसा है वो लीगल है, कानूनी रूप से सही है। अब आपने उनको चेक दे दिया। अब ये जो चेक बाउंस है ये सिविल का भी है और क्रिमिनल का भी केस है, यानी 50-50 इसको बोल सकते हैं, सिविल भी क्रिमिनल भी। ना तो ये पूरा सिविल का केस है ना पूरा क्रिमिनल है। जब ये कानून बना था 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 1881 में ब्रिटिश काल में जब ये कानून बना था तो ये सिर्फ सिविल का ऑफेंस था, सिविल का मैटर था। ये सिर्फ 141 साल इसको बने हो चुके हैं, 107 साल तक ये सिर्फ सिविल का मैटर रहा भाई। किसी ने सन 1988 1988 तक किसी का अगर चेक बाउंस का केस हुआ, क्योंकि उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी, 1881 में ब्रिटिश काल में हो रही थी, अवस्थाविष्कार की जर्नी है, इसीलिए तो ये चेक बाउंस का धारा बनी थी, नहीं तो इसकी जरूरत क्या थी। अब 1988 से पहले किसी का अगर चेक बाउंस हुआ तो उसके ऊपर सिर्फ सिविल का केस हो सकता था। अब 1988 के बाद इसको क्राइम की श्रेणी में भी डाल दिया गया, लेकिन खाली क्रिमिनल नहीं बनाया इसको, सिविल भी क्रिमिनल भी 50-50 कर दिया इसको। आज की डेट में ये इसमें मैक्सिमम 2 साल तक की सजा हो सकती है या 100% तक जुर्माना हो सकता है। 100% का मतलब ये नहीं है कि 100 गुना 100 टाइम नहीं होगा भाई। 5 लाख का चेक दे रखा है तो 10 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं कोर्ट के आदेश से, या 6 महीने की सजा हो सकती है, साल की, 1.5 साल की, 2 साल की, तो जज साहब अपने विवेक से फैसला लेते हैं। लेकिन 50 लाख से कम के केस में मैंने आज तक किसी को 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी। या 100% तक भी जरूरी नहीं है कि 100% जुर्माना ही जज साहब लगाएंगे, 20% भी लगा सकें, 40 भी लगा सकें, उनकी मर्जी है। अब सवाल यह है कि अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो गया तो इसमें आपको जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि सिविल का भी है 50% और 50% क्रिमिनल का भी है। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आदमी अगर आपके ऊपर सिविल का केस करता है तो आपको बेल करवाने की, जमानत करवाने की उसमें जरूरत नहीं है, सिविल के केस में नहीं। कोई भी आदमी आपके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करता है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आम आदमी, फिर उसमें किसी भी तरह का क्रिमिनल केस है तो उसमें आपको जमानत करवानी पड़ती है, बेल करवानी पड़ती है। अब क्योंकि चेक बाउंस का केस 50% क्रिमिनल भी है तो स्वाभाविक बात है कि इसमें आपको बेल करवानी पड़ेगी, जमानत करवानी पड़ेगी। अब ये करते क्या है, ये आपके घर से 1000 किलोमीटर कम से कम दूर जाके उसको बाउंस करवा देते हैं, क्योंकि इनके लिए तो सारा देश एक गांव की तरह है। बैंक एनबीएफसी कंपनी के लिए तो एक मोहल्ले की तरह सारा देश है, क्योंकि तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक काम कर रहे हैं, गोवा से गुजरात तक काम कर रहे हैं, तो सारे देश में काम कर रहे हैं। नियम क्या है कि जब भी चेक बाउंस होएगा वहीं पे ही केस रजिस्टर्ड होएगा। उस केस रजिस्टर्ड इन दी सेंस पुलिस स्टेशन, थाने चौकी में केस रजिस्टर्ड नहीं होएगा, कोर्ट में। वो बैंक जिस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होगा वहीं पे वो केस रजिस्टर्ड होएगा आपके खिलाफ, और वहीं पे जाके आपको जमानत करवानी पड़ेगी। इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत मिल जाती है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है आपको, उस स्टेट की हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। भले इन्होंने 5000 किलोमीटर दूर जाके आपके ऊपर केस करवा दियो, तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाती है और इसमें आप जमानत ले लें, तो डरने का इसमें कोई फंडा नहीं है और एकदम से इसमें डिसीजन नहीं आता। इसमें लगभग 4-5 साल लग ही जाते हैं। हमारे देश में 30 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग है आज की डेट में भी चेक बाउंस के, तो एक चेक बाउंस का केस और रजिस्टर्ड हो जाएगा। और ये इनके पास ब्रह्मास्त्र है, सबसे बड़ा हथियार यही है अगर आपका कोई अनसिक्योर लोन है तो चेक बाउंस का ही। वैसे तो बैंक के पास सेक्शन 37 के तहत भी राइट्स हैं आपके ऊपर सिविल का केस करने के, अपने पैसे रिकवर करने के, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि सिविल का केस है वो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। अब इसमें भी डिसीजन आते आते 3-4-5 साल लग जाते हैं। इतनी देर में इनकी कैच निकल लेती है, 500 बार आएंगे आपके पास,
ये जो चेक बाउंस का केस है, इसमें समझौता हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज के लायक केस है। मतलब इसमें समझौता हो सकता है, ये नहीं है कि आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हो गया तो चाहे आप 1 महीने बाद कॉम्प्रोमाइज कर लो या 5 साल बाद कर लो, दोनों पार्टी आपसी सहमति से, बस जिस दिन आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, सेटलमेंट कर लिया, और भाई उसी दिन ये केस खत्म। उसके बाद बयान हो जाएगा कोर्ट में, कोर्ट इसको दाखिल दफ्तर बोलते हैं कानून की भाषा में इसको, तो आपका केस खत्म हो जाएगा। बहुत से आदमी मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जो चेक अमाउंट है वो बहुत ही कम है, भाई वो है ही 35,000 रुपए का, चेक बाउंस 35,000 का करा इन्होंने। अब आप उस स्टेट में जाओगे, वकील करोगे, यार 20, 25, 30,000 रुपए तो वैसे ही लग जाएंगे यार। अगर इन्होंने कर भी दिया है तो अगर आपके पास 35,000 रुपए हैं, आप वो जाके वहां जमा करवा दो। मतलब 35,000 एग्जाम्पल से बता रहा हूं, अगर 10 लाख का केस इन्होंने आपके ऊपर चेक बाउंस का किया और आपके पास 10 लाख हैं, जिस दिन आप कोर्ट में जाके वो 10 लाख रुपए पहली तारीख पे जमा करवा दोगे तो आपका कोस्ट, वो जो केस है वो डिसमिस हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। फिर तो कोर्ट का टाइम ही वेस्ट होएगा। भाई वो कितने पैसे मांग रहा है, मान लो एग्जाम्पल से 35,000 रुपए, 35,000 आपने दे दिए, फिर क्या रहेगा भाई, रोड़ा ही खत्म हो गया। वो मांग रहा है 10 लाख रुपए और 10 लाख रुपए आपने जाके दे दिए, फिर लड़ाई किस चीज की रहेगी, फिर क्या कार्रवाई करेगी मान्य कोर्ट आपके ऊपर, तो तुरंत प्रभाव से वो निरस्त हो जाएगा। और मेरे ये भी देखने में आया है आजकल, क्योंकि ईसीएस बाउंस कर देते हैं, बहुत से आदमियों ने ऑनलाइन ले रखे हैं। अब ये ईसीएस बाउंस कितने का करते हैं, उतने का ईसीएस बाउंस करेंगे यार जितनी ईएमआई जा रही है। अभी हमारे साथ एक दिल्ली से हमारे क्लाइंट जुड़े, उनका 10,335 रुपए का सिर्फ वो इन्होंने ईसीएस बाउंस कर रखा और उसका केस कर दिया। अब शायद वो देख भी रहे होंगे वीडियो, मैं नाम उनका डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अब मैंने कहा यार कुछ भी नहीं करना, 10,335 रुपए जाके कोर्ट में जमा करवा दे, इनका केस 0। तो इनको ऐसे नानी याद आ जाएगी, डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जाने। जब आपको अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा, तो डर खत्म हो जाएगा। डर का संबंध जो है वो अंधेरे से है, डार्कनेस से है। जब सूरज की रोशनी होती है या लाइटिंग होती है तो डर नहीं लगता। जैसे आपने कोई घोस्ट की फिल्म देखी होगी, वीडियो देखी होगी, भूतों की फिल्म देखी होगी, हम भी देखे करते, पहले बंद दरवाजा, भागो भूत आया, वो हमेशा अंधेरे में बनाई जाती थी। वो जब भी भूत का सीन होता तो अंधेरा रात का सीन होता, दिन में कभी भूत नहीं आया, क्योंकि दिन में आदमी डरेगा ही नहीं। अब आप किसी सड़क पे जा रहे हो, सनलाइट है, दिन का टाइम है, वहां सिर्फ 5 आदमी चल रहे हैं उस सड़क पे, आपको कोई डर नहीं लगेगा। उसी सड़क पे आप रात को जा रहे हो, लाइट भागी हुई है और उस पे 500 आदमी भी चाहे चल रहे हैं, फिर भी डर आपको लगेगा, स्वाभाविक है। तो डर का संबंध अंधेरे से है, अज्ञानता से। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार नहीं पता तो स्वाभाविक बात आपको डर लगेगा। और ये चवन्नी छाप आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में ले ही रहे हैं, डरा तो रही है। ये हो जाएगा 7 साल की सजा हो जाएगी, घंटा हो जाएगा, कुछ नहीं होता पे भीख मंगोगा। तो आप जैसे आपको अपने राइट्स और अधिकार पता लगेंगे, डर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आपको आ रही है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का आ रहा है, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।